नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ हम जुड़ते हैं आपके साथ दोपहर 2 बजे लाइव और आपके जो तमाम समस्याएं वित्तीय होती हैं उनका समाधान तलाशने की कोशिश होती है। और आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार में एक तरीके से एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बाजार लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 100-125 अंकों का दायरा आज हमने निफ्टी में के अंदर देखा है। शुरुआत हुई थी 17,076 पे निफ्टी की और हमने उसके बाद देखा कि थोड़ी तेज़ी वहाँ से 24-25 अंकों की वहाँ पर देखने को मिली। 17,109 पे जाते जाते बाजार सुस्ताने लगा और ये आज का इंट्राडे आप चार्ट वीकली का चार्ट है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर हम देखें तो इंट्राडे लेवल पे भी बहुत सीमित दायरा देखने को मिला है। 17,994 ये आज का लो है और 17,039 यानी कि आज भी 17,000 का लेवल टूटा था और उसके बाद से हम उसी के इर्द गिर्द बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,039, 17,040 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस गिरावट में एक जो सुबह खबर आई उसका भी बड़ा योगदान रहा कि अब जो नया संशोधन बिल जिसको मंजूरी भी मिल गई है लोकसभा से, वहाँ पर ये कहा गया कि डेट फंड को लेकर के अब LTCG का लाभ वहाँ पर नहीं मिलेगा और उसके बाद से जो तमाम AMCs कंपनियाँ थी वहाँ पर हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, वो चाहे SBI हो, फिर चाहे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, तमाम कंपनियों में हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं और आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना कोई भी प्रश्न हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सवाल डिटेल में भेजेंगे तो बेहतर रहेगा। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, क्या नज़रिया है, कितने समय तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आप देंगे तो हमारे एक्सपर्ट भी काफ़ी विस्तार पूर्वक आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब रूबरू कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं अरुण मंत्री जी हैं, फाउंडर finmanmantri.com के। अरुण जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सर कि आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और तमाम सारे प्रश्न हैं सर, लेकिन पहले तो जो है हम चाहेंगे कि बाज़ार पर ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने हो गए, बाज़ार ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। अभी कैसे देख रहे हैं आप 17,000 के आसपास? हर रोज़ बहुत सारे डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे देख रहे हैं अभी बाजार की दिशा? अभी क्या और लंबा समय लगेगा कंसोलिडेशन में? नमस्कार विपुल जी, पहले तो धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, कंसोलिडेशन का दौर ही रहेगा। मेजरली ये जो सीरीज रही है पूरी कंसोलिडेशन टू नेगेटिव सीरीज ही आपको देखने को मिली है। जिस हिसाब से न्यूज फ्लोस काफी हैवी थे, पहले फेड की चिंता थी, फिर SVB बैंक की चिंता देखने को मिली, अडानी इशू के चिंता आपको देखने को मिला। करंट जो मेजर स्थिति है मार्केट की वेट एंड वॉच की नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से US इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं वहां से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में चल रही है। तो हो सकता है इस एक्सपायरी तक मार्केट में थोड़ा आपको दबाव देखने को मिले। पर जहां तक आज के सेशन की बात है, डेट की जो न्यूज आई है वो बड़ा इंपैक्ट डाल रही है ओवरऑल NBFCs के ऊपर, बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। उसी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को मिली। सेकंड जो HTT की न्यूज आई है वो भी थोड़ा बहुत उसमें उसके रिलेटेड भी कंफ्यूजन मार्केट में है, वो भी एक सेकंड रीजन है आज के मार्केट गिरने का। तीसरा रीजन जो है वो यूरोपियन मार्केट जो है वो 1 से 1.5% नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी चीजें हैं जो मार्केट को वोलेटाइल बना रही है और काफी नर्वसनेस अभी भी मार्केट में है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेशन में रहेंगे और नेक्स्ट 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन और आपको दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी देखने को मिल सकता है। जी, अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है जरा उसका रुख कर लेते हैं और जिसकी वजह से अभी आप कह रहे हैं कि NBFC में दबाव देखने को मिल रहा है, तमाम AMCs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रही हैं। अभी कैसे देख रहे हैं आप और इसका इम्पैक्ट कितना लंबे समय तक रहेगा? क्योंकि बहुत सारे कंसर्न निकल के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब अगर डेट म्यूचुअल फंड में कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा तो तब लोग FD में क्यों नहीं पैसा लगाएंगे, NSE पे पैसा क्यों नहीं लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी का बिजनेस है उस पर जो है प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी ये शेयर अंडर परफॉर्म करेंगे थोड़े लंबे समय तक? आप क्या वो व्यू ले रहे हैं सर इसमें? देखिए विपुल जी, एक खास चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पिछले 6-8 महीने में ही डेट फंड्स का रुझान ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला। ज्यादा फंड्स डेट फंड में जाना शुरू हुए थे, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और डेट्स जो फंड्स है वो मोर लाइकली अच्छे रिटर्न्स देना शुरू किए थे मार्केट में, तभी ये चेंजेस आपको देखने को मिला। तो वो एक डबल वहमी रहेगा स्पेशली AMC स्टॉक्स के लिए, जो कि डेट फंड में बड़ा अपना रेवेन्यू जनरेशन आने वाले क्वार्टर में मान के चल रहे थे।
अब चूंकि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो एफडी और डेट फंड दोनों में ही बड़ा कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए लोग ज्यादा अब एफडी या बैंक डिपॉजिट्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसमें पॉजिटिव जो रहेगा वो बैंक्स के लिए रहेगा, अगर उनके पास डिपॉजिट्स बढ़ते हैं और तो वो लेंड भी काफी अच्छा कर पाएंगे। सेकेंडली तो नेगेटिव एनबीएफसी के लिए रहेगा, क्योंकि उनके जो मेजर जो मनी होता है डेट फंड से पार्ट होता है, तो वहां पे उनके नेगेटिव रह सकता है। और एएमसी स्टॉक्स है जो कि मार्केट में लिस्टेड है, 4 से 5 एएमसी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, उनमें आज अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिला है, तो उनके लिए एक डबल वैमी है। एक तो बड़ा रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट 2 क्वार्टर में डेट फंड से, और सेकेंडली डेट फंड अगर आप लॉन्ग टर्म एलटीसीजी निकाल देते हैं तो कोई भी नया इन्वेस्टर या नया क्लाइंट आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो एमसी के लिए नेगेटिव है, एनबीएफसी के लिए नेगेटिव है, और पॉजिटिव रह सकता है कुछ गिने चुने बैंक के लिए जिनके डिपॉजिट बढ़ सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं ढूंढनी चाहिए ना? बहुत लोग कोई भी बड़ी गिरावट कहीं पर भी देखने को मिलती है, लोगों को लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको क्या लगता है अवॉइड करना चाहिए अभी? देखिए, जब भी न्यूज आती है तो 2 से 3 दिन तो मेजरली इम्पैक्ट रहता ही है, पर बॉटम फिशिंग करना है तो आपको एनबीएफसी में कर सकते हैं। तो जो अच्छे एनबीएफसी जो गिरे हैं वहां पे आप कर सकते हैं, पर नेक्स्ट वीक करें, 1-2 दिन आप थोड़ा वेट कर लें मार्केट को नीचे स्टेबलाइज होने दो। काफी चीजें कंफ्यूजन अभी भी मार्केट में चल रही है, हो सकता है आज या वीकेंड तक उसमें भी क्लैरिटी आपको नजर आए। तो मंडे या ट्यूसडे के आसपास अगर आपको एनबीएफसी नीचे मिलते हैं, फ्रंटलाइन बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी जो ऑलरेडी करेक्टेड है वहां पे अगर वो स्टॉक्स नीचे मिलते हैं, और साथ में एचडीएफसी जैसे एनबीएफसी से वो अगर नीचे मिलते हैं तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करें। एएमसी स्टॉक्स को अवॉइड करें, मुझे लग रहा है करेक्शन और आ सकता है। और बैंक्स तो वैसे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है, तो अगर तीनों में ही पिक करना है तो बैंक्स और एनबीएफसी गिरावट में आप पिक कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन वेट करें, फिर आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जी। और तमाम हमारे दर्शक जो कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी निवेश करते हैं या उनकी दिलचस्पी रहती है, वो अगर इसका इम्पैक्ट समझना चाह रहे हैं तो आपको बता दें इस कार्यक्रम में ही आप बने रहिए। अब से 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी भी जुड़ेंगे, उनसे इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपका कोई सवाल है तो आप सवाल तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस खबर और इसका इम्पैक्ट जो है हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। और जो शेयर आज गिरावट में दिखाई दे रहे हैं उन पर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस बीच तमाम यूट्यूब दर्शक हमारे साथ अपना प्रश्न पूछ रहे हैं और एक के बाद एक कई सारे सवाल। अर्जुन जी, थोड़ा एक सवाल पूछने के बाद रुक जाइए, आपका प्रश्न सबसे पहले ही ले लेते हैं। अर्जुन ठाकुर जी का प्रश्न है, पिरामल फार्मा पे इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव 88 रुपये के आसपास इन्होंने बताया है, और ये क्या कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या अप्रैल सीरीज़ में ये लेवल देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सर 88 पे आपकी खरीद है, अभी हम देख रहे हैं 68 के आसपास चल रहा है, करीब करीब 20 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। और अगर हम पिछले 6-7 महीनों में देखें तो लगातार शेयर में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। 170-180 के आसपास से ये शेयर लगातार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा चार्ट पर किस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब 68 रुपये पे आता हुआ कहाँ 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर? अरुण सर, क्या करना चाहिए इनको? अप्रैल सीरीज में इनका भाव आ पाएगा? इनकी खरीद 88 की है सर। देखिए, लास्ट टाइम भी जब आप ये शो में मैं था, जब भी काफी क्वेश्चंस पिरामिड फार्मा के ऊपर आए थे, मुझे लगा अभी भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा बेस फॉर्मेशन का चार्ट पे ऐसा कोई रुझान नहीं आया। वॉल्यूम भी काफी हाई है, मैं कुछ दिनों से स्टॉक को देख भी रहा था कि काफी क्वेरीज स्टॉक पे आ रहे हैं जब से डीलिस्ट होके मेरा मतलब है वापस डीमर्ज होके स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो जब से इसमें प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है ऊपर में आपको कोई बड़ा रुझान पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर आने वाले 7 से 8 दिन में थोड़ा बहुत अगर मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिले, देन ही थोड़ा बहुत उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरी क्लियरली राय यही रहेगी कि किसी भी उछाल पे एग्जिट करें। मुझे नहीं लग रहा आपके भाव के आसपास भी ये इजीली पहुंच पाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा सपोर्ट या इस कंपनी के लिए इस स्टॉक के लिए आ जाए। मुझे लग रहा है ऊपर में वापस सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो राय यही रहेगी, कोई भी उछाल आए, अगर 5 से 7 रुपए का भी उछाल आपको देखने को मिलता है तो एटलीस्ट निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक से आपको देखने को मिलेगा। निकल जाइए सर, बहुत सारे मौके मिलेंगे निवेश के लिए। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि अब तो बाजार भी इतना गिर गया है कि बहुत सारे शेयर आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो दूसरे विकल्पों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि आज अच्छी खासी गिरावट खासतौर से म्यूचुअल फंड कंपनियों में देखने को मिली। जरा एक एक करके जरा चार्ट जो है उनके लेकर के आइए और दिखाइए जरा किस तरीके से इंट्राडे लेवल पे ऊपरी स्तरों से यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो अच्छी खासी करेक्शन हम देख रहे हैं कि देखने को मिली है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा गिरावट। शुरुआत जो है एक तरीके से मजबूती थोड़ी देखने को मिल रही थी और दोपहर 1 बजते बजते आप देखिए किस तरीके से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल
मिली है। आदित्य बिरला में भी हम देख रहे हैं 3-3.5% के आसपास की गिरावट है, 344 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी ओपनिंग ठीक हुई थी और उसके बाद से जैसे खबर आई तो लगातार अब गिरावट के दौर में ही देखने को मिल रहा है। HDFC में भी हम देख रहे हैं 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 1668 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ऊपरी स्तरों से करेक्शन अच्छा खासा इंट्राडे लेवल पे देखने को मिला है। निपॉन हालांकि हरे निशान पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन हालांकि उसके बाद उसमें गिरावट आ गई थी, मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है, लेकिन अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है तमाम म्यूचुअल फंड कंपनियों के ऊपर। तो आपका भी प्रश्न तो पूछते रहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ मेवात से अगले दर्शक, पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? देवेश मेश्राम। अच्छा, देवेश मेश्राम जी। देवेश जी क्या करते हैं? सर मैं फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और बट अपने पापा का भी पोर्टफोलियो में ही मैनेज करता हूँ और खुद का भी। तो कहाँ से सीखा आपने? सर मतलब पहले से ही थोड़ा सा मतलब था कि मतलब कुछ नया सीखना है, लोगों जैसा नहीं करना है, तो थोड़ा यूट्यूब से ही सीखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने पिता का भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? सर वो मेरे पास मतलब एक जुबिलेंट फूड वर्क्स है जी जी। वो मैंने खरीदा था 550 में खरीदा था, फिर मैंने बीच में उसको थोड़ा एवरेज भी किया, तो उसका अभी मेरे पास एवरेज बाइंग प्राइस है 510 रुपीज। 510 आपका एवरेज 510 का आ रहा है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी 442 पे आ चुका है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर वैसे तो मतलब लॉन्ग टर्म का ही विजन है, बट वही थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था कि उसको फिलहाल होल्ड करे या और एवरेज करे या फिलहाल के लिए एग्जिट करके बाद में और फ्रेश बाय कर सकते हैं कि ऐसा करें। ठीक, ये आपकी सही रणनीति है कि मतलब क्या करना चाहिए। अगर थोड़ा सा नुकसान बुक कर लेना कई बार बेहतर रहता है, वरना बड़ा नुकसान से आप बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि नहीं, इसके लिए अरुण जी बताएंगे आपको। अरुण जी, 600 रुपये के आसपास से गिरना शुरू हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं ये शेयर में बहुत ज़्यादा जान नहीं दिखाई दे रही है। भविष्य में आपको लग रहा है कि चूंकि इनकी खरीद उतनी ऊपर की नहीं है, 500 के आसपास की इनकी खरीद है, 442 पे भी चल रहा है, क्या करना चाहिए? और एवरेजिंग करनी चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, ओवरऑल जुबिलेंट फूड एज अ कंपनी मुझे काफी पसंद है, क्योंकि अगर आप अर्बन कंजम्पशन पे बेट करते हैं तो ऐसी कंपनीज काफी अच्छा करती है। पर पिछले कुछ दिनों से स्लोडाउन की जो बातें चल रही है और जिस हिसाब से कमेंट्री आई है उस हिसाब से करेक्शन भी आपको देखने को मिला है। ये एक काम कर सकते हैं, चूंकि इनकी बाइंग 500-510 के आसपास है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है करंट मार्केट प्राइस से, और 35 से 40 शेयर इन्होंने लेके रखे हैं। तो एक चीज काम ये जरूर कर सकते हैं, 410 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करके चल सकते हैं। फिर 400 से 410 जो है इसका स्ट्रॉन्ग बेस है नीचे में, उसके नीचे में मुझे इजीली ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। 410 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लग रहा है 500 के लेवल्स इनको वापस जरूर इजीली देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो जुबिलेंट फूड जैसे हाई बीटा स्टॉक भी जरूर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक अच्छा है, अच्छे लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 440-450 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, 500 के आसपास इनकी खरीद है, तो मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। 410 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसे आज के जैसे मार्केट में रखना काफी जरूरी है। तो 410 स्टॉप लॉस लगाए, 500-520 इनके जो प्राइसेस है मुझे लग रहा है कुछ दिनों में इनको वापस देखने को मिल सकते हैं सर आपके भाव। तो अभी बने रहिए, थोड़ा धैर्य आप दिखाइए यहाँ पर। इस बीच साक्षी सिंह जी, नंद किशोर धावले जी, धर्मेंद्र जी, आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए, कार्यक्रम देखते रहिए, आप सबके प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ही नंबर आ पाएगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र गुप्ता जी ठाणे महाराष्ट्र से हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर जी, मैं मनी नाम का हमेशा ग्राहक अपना देखते रहता हूँ और बहुत अच्छा आपका है, नए नए जो है उनको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मेरा सर सवाल है कि मैंने हिंडाल्को का शेयर लिया है, 25 शेयर है, 435 के भाव से। जी जी। और अभी 390 कुछ भाव चल रहा है आज का। जी जी जी। क्या करना है? 1 साल का मेरा है, 1 साल का मेरा है कि रख सकता हूँ? 1 साल बेच दूं या कुछ और? हिंडाल्को का क्या लगता है? अच्छा अच्छा, बिल्कुल जो है। क्या करते हैं वैसे सर आप राजेंद्र जी? जी, मेरा किराने का दुकान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और कैसा लग रहा है मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? जी बहुत बहुत अच्छा है प्रोग्राम। और आपका भी अगले वीक में मुंबई में आपकी पूरी टीम आई थी, अंशुमन जी और आपके सारे सब दर्शक आए थे, मैंने देखा था। और आप लोग बहुत ही अच्छा है, मतलब हमारे जैसे नए जो ग्रह है उनको अच्छी जानकारी दे रहे हैं। नहीं, अगली बार जब हम लोग आएंगे मुंबई तो फिर निश्चित रूप से आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। आप भी ठाणे से
पहुंचिएगा जो है वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है ठीक है, ओके चलिए अभी जरा आपका प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। 390 का भाव देखने को मिल रहा है सर, और 400 के ऊपर की इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, 1 साल का नजरिया अभी फिलहाल इनका है। बिल्कुल जी, इसमें ये काम कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा स्लो डाउन ओवरऑल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी की बातें वीकनेस की तरफ जा रही है, इससे थोड़े बेस मेटल प्राइसेस में, एल्यूमिनियम स्टील के प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। पर इसमें एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, 360-70 आता है स्टॉक, क्योंकि 390-400 के आसपास की इनकी खरीद है, तो 360 के पास आता है तो और ऐड करें, क्योंकि एक रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेस मेटल्स में और मेटल स्टॉक्स में नीचे का आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए बाय करने के लिए। तो 360-70 आता है तो मुझे लग रहा है इनको और ऐड करना चाहिए वहां पे। तो मुझे लग रहा है वहां से स्टॉक एक बेस बना के वापस ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा है। हिंडाल्को पे मेरी राय भी बुलिश रही है। नो डाउट स्टॉक कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखाया पिछले कुछ दिनों से, पर 360-70 आता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में 440-450 ऊपर के लेवल्स इजीली आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करके चल सकते हैं। अगर नीचे मार्केट के साथ मिलता है तो और ऐड करें। 360 एक बेहतर लेवल रहेगा एवरेजिंग के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं राजन जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। धर्मेंद्र जी ने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है हमें। इनके पास टाटा कंज्यूमर के 75 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव 755 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। क्या इसमें अभी एवरेज कर सकते हैं? मेरा टाइम हॉरिजन 1 से 2 साल का है, तो एवरेज कर सकते हैं क्या, ये जानना चाह रहे हैं। 1 से 2 साल का इनका नज़रिया है। और वैसे एवरेजिंग के ऊपर आपने चूंकि सवाल किया है, एवरेजिंग पे हमने इस बार का फॉर्मूला गुरु आधे घंटे सिर्फ एवरेजिंग कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छा शो तैयार किया है, बहुत मेहनत रिसर्च की है। तो एक बार आप देखिएगा उसको कि कब एवरेजिंग करनी चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए अरुण जी से हम पूछ लेते हैं। अरुण जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी अगर हम देखें तो भाव 705 के आसपास का है, तो एवरेज करना चाहिए इनको टाटा कंज्यूमर में? बिल्कुल जी, टाटा कंज्यूमर ओवरऑल स्टॉक मुझे पसंद है। रिसेंटली जो बिस्लरी के साथ इनकी डील टर्मिनेट हुई है, वो एक ओवरहैंग काफी दिनों से स्टॉक के ऊपर था कि ये डील कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो रिसेंटली कंपनी ने क्लियरली सीज कर दिया कि डील आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये स्टॉक अगेन अर्बन कंजम्पशन का है। मैं पहले भी कहा, इस चीज को मैं काफी गहराई से ट्रैक करता हूँ कि अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन में कैसे ट्रेंड्स आ रहा है, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन आपको देखने को मिला। इसी वजह से जो इनके बिजनेसेस है थोड़ा नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। पर ओवरऑल स्टॉक मुझे काफी पसंद है, ओवरऑल ग्रुप भी मुझे काफी पसंद है। तो अगर इनको एवरेजिंग करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 680-670 के पास अगर मिलता है तो बेहतर लेवल होगा एवरेजिंग के लिए। ओवरऑल स्टॉक भी मुझे काफी पसंद है। नो डाउट पिछले अगर 2 से 3 महीने का रुझान देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। 800 से कंटिन्यूस नीचे के लेवल से इसको देखने को मिले हैं, पर 700 के लेवल मुझे काफी बेहतरीन लगते हैं। इनकी बाइंग प्राइस भी इसी के आसपास है, तो ऐड करके चल सकते हैं गिरावट पे। मुझे लग रहा है जैसे ही थोड़ी बहुत इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी या थोड़ा भी संकेत मिलता है कि कंजम्पशन साइकिल वापस शुरू हुई है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो नीचे में मिलता है तो डेफिनेटली एवरेज करें, और लॉन्ग टर्म में अगर 1 से 2 साल का, जैसे कि ऑलरेडी इन्होंने कहा कि इनका रुझान है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 850 से 850 के लेवल वापस इनको देखने को मिल सकता है। 800 से 850 का स्तर आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। इस बीच साक्षी सिंह जी लगातार प्रश्न भेज रही हैं। साक्षी जी, आपसे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। 3 प्रश्न हैं सर इनके, और तीनों हम चाहेंगे कि इनको आप राय दे दें। और इनको पहला प्रश्न है टाटा स्टील के ऊपर, जो कि इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं 105 रुपये के भाव पे। अदानी इंटरप्राइजेज इन्होंने 2000 शेयर ले रखे हैं अदानी इंटरप्राइजेज के 1500 रुपये पे, और ऊर्जा के इन्होंने ले रखे हैं 2500 शेयर 11 रुपये पे, ऊर्जा ग्लोबल के। अब ये 3 शेयर इन्होंने लिए हैं, और उन्होंने कहा कि क्या 1 महीने में ऊर्जा ग्लोबल में मेरा भाव वापस आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेज में 1500 पे 2000 शेयर लेना, बहुत, इसका मतलब बहुत एक्टिव ट्रेडर हैं साक्षी आप, और तमाम खबरें भी यहाँ पर देख रही हैं, उसके बावजूद आपने 1500 पे इतनी बड़ी क्वांटिटी ली। पूछते हैं अरुण जी से क्या वो सलाह दे रहे हैं। टाटा स्टील 105 पे, अदानी इंटरप्राइजेज जो है 2500 शेयर इन्होंने लिए, 2000 शेयर लिए 1500 के भाव पे, और ऊर्जा ग्लोबल सिर्फ 1 महीने का नजरिया है। देखिए बिल्कुल, जो ऊर्जा ग्लोबल पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी रिटेलर्स इस स्टॉक में ट्रेड भी करते रहते हैं, और यूजुअली एक पनी स्टॉक है 7 रुपए के आसपास ट्रेड करा, तो यूजुअली स्टॉक हम ना तो रिकमेंड ट्रेडिंग के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। मुझे इनको भी सेम सलाह रहेगी, ऊर्जा ग्लोबल से निकल जाए। कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की दोनों की भी राय नहीं है। तो पहला जो स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल, क्लियर एग्जिट की राय है। सेकंड, टाटा स्टील की ये राय रहेगी, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी स्टॉक में रहे। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में कुछ पेन रहेगा। मैंने ऑलरेडी कहा, ग्लोबली जब
चीजें अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ती है तो मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, इनमें ज्यादा पिटाई देखने को मिलती है। तो टाटा स्टील में गिरावट और आ सकती है। अभी भी 100-102 के आसपास चल रहा है, तो और गिरावट टाटा स्टील में देखने को मिलेगी। पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, अगर आप लंबे निवेशित रहना चाहते हैं तो टाटा स्टील में बने रहें। और जहां तक तीसरा स्टॉक की बात है, तीसरा स्टॉक कौन सा खरीदा था इन्होंने? अडानी एंटरप्राइजेस जी। तीसरा स्टॉक अडानी एंटरप्राइज ने खरीदा 1500 के आसपास खरीदा, 1700 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस की है। तो मुझे लग रहा है इनको एटलीस्ट इनका एक्सपोजर कम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी ऑलरेडी खरीद लिया है और अच्छे प्रॉफिट में भी है, तो एक्सपोजर थोड़ा कम करें। एटलीस्ट 60 to 70% 1000 शेयर का अपना प्रॉफिट बुक करके रखें और बाकी 500 शेयर है उनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें। एटलीस्ट जो स्टॉप लॉस लगाए अपने बाइंग प्राइस के ऊपर लगा के छोड़ दें। तो मुझे लग रहा है एक बार का इनको अडानी एंटरप्राइज में 1000 शेयर बुक करना चाहिए और बाकी 500 जो है वो 1600-1620 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखें, ताकि वो भी प्रॉफिट लॉकिंग हो जाए। तो तीनों शेयर में टाटा स्टील लॉन्ग टर्म नजर है तो होल्ड करके चल सकते हैं, ऊर्जा ग्लोबल से एग्जिट हो जाए और अडानी एंटरप्राइज में पार्ट प्रॉफिट बुक कर जाए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साक्षी जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच अब शिल्पी अग्रवाल जी का भी प्रश्न आया है हमारे पास, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। शिल्पी अग्रवाल जी जानना चाह रही हैं कि गेल मौजूदा भाव पर क्या खरीदा जा सकता है? एक साल के नज़रिए से ये खरीदना चाह रही हैं। एक साल का सर नज़रिया है और हम देख रहे हैं कि बाज़ार में काफ़ी उथल पुथल के बीच में भी गेल में अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं गेल को? विपुल जी, काफी क्वेश्चंस गेल के ऊपर आए थे और काफी रिटेल पार्टिसिपेंट्स में इसमें एंट्री भी मारी थी, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज फ्लो चल रहे थे स्टॉक के अच्छे मोमेंटम में भी नजर आए थे। पर ओवरऑल मुझे गेल का जो रुझान है वो काफी साइडवेज लगता है, कोई बड़ा मूवमेंट मुझे आता हुआ नजर नहीं आता। पर जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर आप पीएसयू स्पेस में रहना चाहते हैं या पीएसई जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में रहना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये पावर स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। तो बेटर है गैस से अगर आप निकल जाएं, अगर आपने बाई नहीं किया है तो गेल को अवॉइड करें। एनटीपीसी या पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अगर आपको निवेशित रहना है, मुझे लग रहा है एनटीपीसी और पावर ग्रिड को चुने, वो बेहतर निवेश आपका बन सकता है और अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगर गर्मी का सीजन बढ़ता है और पावर की कंजम्पशन बढ़ती है, तो मुझे लग रहा है पावर ग्रिड और एनटीपीसी स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। गेल का ओवरऑल रुझान मुझे लग रहा है एक स्लो मूवर रहेगा और एक बड़ी न्यूज की जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो कि गैस प्राइसिंग के ऊपर आनी थी, वो भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है गेल से बेटर है पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये दोनों स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बना करें। जी, इस बीच सर नंद किशोर धावले जी अपना प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं और इनका प्रश्न अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। इन्होंने 1375 रुपये पे आईसीआईसीआई बैंक ले रखे हैं और बैंक पे हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2015 से होल्ड कर रहे हैं और अगले 5 साल का नज़रिया जानना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये कि इतना लंबे अवधि के लिए क्या इनको अभी बने रहना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? वो 2015 से होल्ड कर रहे हैं और अगले 5 साल तक भी ये होल्ड कर सकते हैं, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद ये करें, ये जानना चाह रहे हैं नंद किशोर जी। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पीएसयूज में एसबीआई बैंक को बड़ा यूजुअली हमारे चार स्टॉक जो है बैंकिंग में फेवरेट ही रहे। पर स्टॉक क्योंकि इन्होंने पहले बाई के लिए 800 साढ़े 800 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है, इकोनॉमी को अच्छा करना है, तो यूजुअली प्रॉक्सी प्ले रहेंगे, निफ्टी के पार्ट है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे स्टॉक को ऊपर जाना भी है। और सर मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, क्योंकि मैंने सवाल ठीक से पढ़ा नहीं शायद। 1375 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 254 की इनकी खरीद है 2015 से। तो ये मेरी गलती हो गई, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई। तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है और अभी 5 साल और होल्ड कर सकते हैं। जी, मुझे भी वो एक कंफ्यूजन था कि ये इतना ऊपर स्टॉक में कैसा बाई है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं आता, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी था। पर ओवरऑल लग रहा है मुझे आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पर चूंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो और ऐड भी कर सकते हैं, नीचे भी मिलता है तो और ऐड करें, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक्स अच्छे का, अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी और अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो ऐसे स्टॉक्स ही काफी अच्छा करेंगे। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 हमारे यूजुअली फेवरेट शेयर है। तो अगर इनमें आपको गिरावट भी आती है तो डेफिनेटली आप बाई करके चल सकते हैं। पर चूंकि इनका बाइंग 2015 से सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में है, तो वहां पे और भी ऐड कर सकते हैं गिरावट पे। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। 4 डिजिट में भी आपको आने वाले दिनों में स्टॉक दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में कोई घबराहट वाली बात नहीं है, चूंकि क्वालिटी स्टॉक है, कोई मिड कैप या स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो बने रहे। नीचे में आता है तो और ऐड भी कर सकते हैं। जी, तो होल्ड करके रखिए सर, अच्छे खासे आप मुनाफे में हैं और थोड़ा सा भी दौर ऐसा चल रहा है गिरावट का, इसलिए बैंकों में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है। एक बार फिर से बाजार जब लौटेगा तो अब चूंकि आपका नजरिया तो 5 साल का है,
बहुत अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं और गिरावट में आप चाहें तो और भी शेयर खरीद सकते हैं। ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक राहुल डेविड जी ने प्रश्न भेजा है, यूट्यूब का माध्यम ही इन्होंने चुना हुआ है और हिंदुस्तान जिंक पे ये जानना चाह रहे हैं कि अब ये इन्होंने ले रखे हैं 50 शेयर 320 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और 5 से 7 साल का इनका नज़रिया है कि 5 से 7 साल ये होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो जो शेयर के भाव देखने को मिले 322 के आसपास है, तो अभी तो 2 रुपये इनको मिल रहे हैं, लेकिन नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है। और हमने देखा कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है, बाजार जिस तरीके से नीचे आया है, इस शेयर में उतनी तेज़ी के साथ गिरावट नहीं आई है, अभी भी हम देख रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं सर, 5 साल का नज़रिए के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं? विपुल जी, कंपनी काफी अच्छी है। रिसेंटली 29 रुपीज का डिविडेंड भी दिया है और 28 मार्च को वेदांता की भी मीटिंग है। जो डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से आता है वो वेदांता से अगेन कॉस्ट पर क्लाइंट्स या रिटेलर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को वापस पास थ्रू होता है। तो बड़ा डिविडेंड पेइंग कंपनी है। हर क्वार्टर में बड़ा डिविडेंड ये गवर्नमेंट को भी देती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी देती है। 20 से 22 रुपए का एवरेज डिविडेंड हर क्वार्टर ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छा जिंक प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी भी की है। चार्टिकली भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन है कंपनी। तो 4 से 5 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के लेवल्स इनको अच्छे देखने को मिलेंगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वेदांता के ग्रुप के रिलेटेड काफी अटकलें मार्केट में चल रही है, थोड़ा डेट के इश्यूज भी मार्केट में आजकल हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी कोई न्यूज आती है डेट के रिलेटेड या ग्रुप के रिलेटेड, तो उस चीज पे आप अपना स्टॉक को एक बार रिव्यू जरूर लें। पर करंटली मुझे लग रहा है स्टॉक काफी बेहतर है, अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निवेश बड़ा है तो होल्ड भी कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करें। पर एक क्वेश्चन मैं लास्ट में जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वेदांता ग्रुप से है और ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें मार्केट में अटकलें ऑलरेडी चल रही है, तो उस न्यूज या डेट के रिलेटेड न्यूज के ऊपर जरूर ध्यान दें। अगर कुछ नेगेटिविटी वहां पे आती है तो एक बार अपने स्टॉक्स को वापस रिव्यू लें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सर, आशुदीप जी ने हमें भेजा है यूट्यूब के माध्यम से ही, और ये कह रहे हैं एसटीडी टैक्स 23.52% हो गया है बढ़ करके। इसका किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या ये अब मान के चलें कि खासतौर से जो एफ&ओ में जो लोग ट्रेड करते थे उसमें कुछ कमी आएगी? आपको लगता है कि जिस तरह का वॉल्यूम वहाँ जनरेट हो रहा है ये रुकने वाला नहीं है? कैसे देख रहे हैं, इसका कुछ असर आपको लगता है होगा? बिल्कुल जी, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 90% ऑफ द जो टर्नओवर होता है वो डेरिवेटिव्स में आजकल हो रहा है, और ज्यादातर एचएफटी ट्रांजैक्शन या आप कह सकते हैं एल्गो ट्रांजैक्शन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं। और एफपीआई पे अगर आप लॉ के हिसाब से देखें तो उनके ऊपर जो कैपिटल गेन्स जो भी मुनाफा एफ&ओ से होता है वो डायरेक्टली एज ए कैपिटल गेन्स जुड़ता है। और सेकंड, उनको कोई डिडक्शन एचटीटी पे नहीं मिलता है, क्योंकि एफपीआई के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एचएफटी ट्रेडिंग में ज्यादा होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में मिलते हैं। तो वहां से अगर आप एचटीटी बढ़ता है तो वो एक नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है वहां पे थोड़ा आपको एफ&ओ ट्रांजैक्शन में थोड़ा नीचे का लेवल्स देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले। पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा विपुल जी, अभी तक क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, और न्यूज अभी भी ये आ रही है कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एसटीडी पे अपना जो न्यूज आई है उसके क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो एक वो क्लैरिफिकेशन के लिए जरूर वेट करें, मेरे ख्याल से आज वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। पर ये जो अभी जो न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है उसका इम्पैक्ट एचएफटी ट्रांजैक्शन पे पड़ेगा, और ये मेजरली जो ट्रांजैक्शन होते हैं एफपीआई की तरफ से होते हैं, तो वहां पे हो सकता है ट्रांजैक्शन में कुछ कमी देखने को मिले, क्योंकि अगर एसटीटी बढ़ता है तो उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो वहां पे थोड़ा आपको नीचे के या फिर थोड़ा स्लो डाउन आपको एफ&ओ ट्रांजैक्शन में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जो है यही मुझे भी लग रहा था कि इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और वैसे भी जो है जैसा कि आपने कहा 90% जो है वो एफ&ओ में ही सारा मामला चल रहा है, तो इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में देखेंगे, और क्लैरिफिकेशन आता है तो उसकी भी खबर माई9 पे आपको मिल जाएगी। इस बीच जो है कुछ एक और दर्शक हैं जो कि लगातार जो है शेयरों से जुड़ी ही जानकारी आपसे जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो जानकारी लें उससे पहले जरा अपने दर्शकों को फटाफट ये भी बता दें कि अगर आप भी जुड़ना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न भेजना चाह रहे हैं तो भेज दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। जो है 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। करना सिर्फ इतना है आपको कि आज हम चूँकि शेयर बाजार में बात कर रहे हैं, तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो अपना सवाल भेजिए हमें। कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रखी है, क्या नज़रिया है, कितने समय तक उसे होल्ड कर सकते हैं। आप मेल का भी माध्यम चुन सकते हैं, मेल कर रहे हैं तो हमसे हमारा निवेदन है कि अपना टेलीफोन नंबर अवश्य उसमें लिख दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। तो जैसा हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग शेयर रिकमेंडेशन के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं,
धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि एक कोई ऐसा शेयर बताइए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, 1 महीने का नज़रिया के लिहाज से। इसके अलावा आर्यन राठौर जी का प्रश्न आया है। राठौर साहब कह रहे हैं कि एक स्टॉक बताइए जिसमें कि 10% का अपसाइड मिल जाए नेक्स्ट वीक और 1 वीक के लिए। तो सर इतना मतलब उत्साहित मत होइए, अगर इतने आसान होता पैसे बनाना तो फिर तो सब लोग जो है बहुत आसानी से अरबपति करोड़पति बन जाते। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है शेयर बाज़ार की दिशा को समझने के लिए। लेकिन हाँ, 1 महीने का नज़रिया जो उन्होंने पूछा धर्मेंद्र जी ने, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर 1-2 महीने के लिहाज से, 3 महीने के लिहाज से अगर किसी शेयर में निवेश करना हो, 1 या 2 शेयर, तो जो 3 आपने रिकमेंड करे हैं उसी पे कायम रहेंगे या कुछ दूसरे आइडियाज़ आप देना चाहेंगे सर? विपुल जी, एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया, आईटीसी में मुझे लग रहा है इनको अच्छा 1 महीने में रुझान देखने को मिल सकता है। हो सकता है 8 से 10% का रिटर्न आपको आईटीसी में जरूर देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी पहला स्टॉक रहेगा जहां पे आपको बाई करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगर आप 1 महीने के लिए बाई करना चाहें तो मुझे मारुति भी काफी बेहतर लग रहा है। मारुति के रुझान भी मुझे लग रहा है अच्छे करेक्शन के बाद नीचे आ चुका है, तो 82-8300 के आसपास मारुति चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। तो मारुति और आईटीसी ये दोनों स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं। 1 महीने का नजरिया तो डेफिनेटली बाई करें, कैश में बाई करें, एफ एंड ओ में अवॉइड करें, क्योंकि एफ एंड ओ में काफी चीजें, दूसरी चीजें मायने रखती है। मार्जिन मनी, मार्जिन कॉस्ट भी आपको आते हुए नजर आते हैं अगर कभी मार्केट में गिरावट आती है। तो कैश में बाई करना है तो मारुति और आईटीसी दोनों को ही बाई करके चले। अगर थोड़ा बहुत निवेश करना है या फिर लंबे तौर पर आपको रखना है तो जैसे कि मैंने कहा, टाटा मोटर्स, एक्साइड और टाटा मोटर, डीवीआर, एक्साइड और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स आपको देख के चल सकते हैं। ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकते हैं। एक चीज उन्होंने कही कि अगले हफ्ते के लिए 10% का कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसा कोई स्टॉक फिलहाल मार्केट में कोई ऐसा मुझे स्टॉक मिला नहीं है जहां पर 10% के आसपास का रिटर्न देखने को मिले। अगर ऐसा कोई स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली मनी 9 के साथ जब भी कनेक्ट होंगे तो उसके वो चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, नीचे ऊपर के दोनों के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे कोई 8 से 10% वाला स्टॉक अभी रेडार पे नहीं है। पर जैसे कि आपने एक क्वेश्चन अच्छा पूछा, 1 महीने का व्यू, आईटीसी और मारुति ये दोनों ही स्टॉक में से कौन सा भी आप चुन सकते हैं, 1 महीने के लिए होल्ड करें, मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 महीने के लिहाज से आईटीसी और मारुति ये 2 शेयर हैं धर्मेंद्र जी, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 1-1.5 महीने में अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। इस बीच अभी हम इतनी लंबी चर्चा हो गई और राहुल डेविड जी का प्रश्न आ रहा है कि सर एएमसी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है लगातार, क्या हम एनएम इंडिया, एचडीएफसी एएमसी या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं? सर काफ़ी लंबी चर्चा की हमने इसीलिए क्योंकि आज की बड़ी खबर थी और आपने शायद वो मिस कर दिया। लेकिन ठीक है, एवरेजिंग पर एक बार फिर से कि क्या करंट लेवल पे ले सकते हैं, क्या अभी आपको क्या लगता है सर? एक बार फिर से आप रिपीट करना चाहेंगे अपनी बात को? देखिए, एएमसी स्टॉक के लिए ये एक आप कह सकते हैं ब्लो है, क्योंकि वो मैं वही कर रहा था, बिजनेस अभी एवॉल्व होना शुरू हुआ था डेट मार्केट का। इवन हमारे पास भी क्वेरीज काफी लास्ट 3 महीने से आ रही थी जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए। तो डेट फंड पे हमने भी काफी डेट फंड रिकमेंड भी किया है, तो वहां पे लोगों के निवेश भी है। तो नो डाउट उन्होंने कोई टैक्स के लिए निवेश नहीं किया, मेजरली रिटर्न्स ये सब चीजों के लिए निवेश किया है। पर मुझे लग रहा है एएमसी के लिए एक बैक थ्रू रह सकता है, हो सकता है सेलिंग और आपको आने वाले 2 से 3 दिन और देखने को मिले। जहां तक ओवरऑल पूरे ग्रुप की बात है, अगर आप पसंदीदा स्टॉक की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी मुझे पसंद है, क्योंकि अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है, सबसे बड़ा एएमसी है और काफी बड़ा फंड ये चलाते हैं। ओवरऑल दूसरे वर्टिकल्स भी अच्छे हैं, तो एक डेट रिलेटेड न्यूज की वजह से अगर कुछ पिटाई ज्यादा एचडीएफसी एएमसी में होती है तो एक बेहतर स्टॉक होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। जहां तक लेवल्स की बात है, 1500 से 1550 से 1650 इसके आसपास का सपोर्ट आप एचडीएफसी एएमसी में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले 1 से 2 दिन में अगर गिरावट आती है एएमसी स्टॉक में तो एचडीएफसी एएमसी में बेट करें, वहां पे थोड़ा आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। सर एक तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आईटी को लेकर के, आईटी सेक्टर को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही को देखने को मिल रही है, बहुत सारे जॉब कट्स हो रहे हैं। ऐसे में क्या आईटी शेयरों में पैसे लगाने चाहिए तो किन लेवल्स पे लगाने चाहिए? क्योंकि दिग्गज कंपनियों के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं हमारे पास, लोग हायर लेवल में फंसे हुए हैं, बहुत लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं। तो क्या अभी चूँकि यूएस में और को लेकर के भी काफ़ी सारी खबरें हैं, तो ऐसे में क्या दूरी मरा करके रखें या आपको लगता है कि नहीं काफ़ी गिरावट आ गई है, अब थोड़ा थोड़ा खरीदारी यहाँ पर शुरू करनी चाहिए?
विपुल जी, ये चीज का हमने क्लियरली एक राय पहले भी काफी क्लाइंट के साथ शेयर किया कि अप्रैल के महीने तक वेट करें, क्योंकि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होंगे कंपनीज के कमेंट्री भी आपको आना शुरू होगा कि कौन से सेक्टर्स में ज्यादा पेन नजर आ रहा है, यूएस में कौन सा वर्टिकल में ज्यादा पेन्स है, तो थोड़ा वेट करें। ओवरऑल लेवल्स में काफी करेक्शन हो चुका है, पर अगर आप थोड़ा ऊपर भी बाई कर लेंगे तो चलेगा, पर एक बार क्लैरिटी आने के बाद ही बाई करें। जहां तक स्टॉक्स की बात है, टीसीएस, इंफोसिस के पहले फ्रंटलाइन स्टॉक्स हमें काफी पसंद है और वहां से करेक्शन भी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है एक से 2 हफ्ते का और वेट करें, थोड़ा क्लैरिटी यूएस के तरफ से भी आने दे कि वहां पे और कोई बैंक्स में कोई बड़ी दिक्कत ना हो। सेकंड, जैसे ही कॉर्पोरेट रिजल्ट शुरू होंगे तो आपको आईटी कंपनीज की कमेंट्री भी नजर आएगी कि लास्ट क्वार्टर में उनके बिजनेसेस कैसे थे, तो थोड़ा वेट करें। मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते वेट कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा प्राइसेस भी आपको सॉफ्टन होते हुए नजर आए और थोड़ा बहुत आपको कमेंट्री भी आईटी कंपनीज की तरफ से क्लैरिटी आती हुई नजर आए। जब क्लैरिटी आ जाए तभी स्टॉक्स को बाई करें। जहां तक सिलेक्शन की बात है, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टॉप 4 जो स्टॉक्स है वो काफी पसंद है। विप्रो के लिए विप्रो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत उन्होंने अपने गाइडेंस के रिलेटेड भी दी थी, इवन एचसीएल टेक में भी दी थी। पर जहां तक टॉप प्रायोरिटी की बात है, टीसीएस और इंफोसिस, ये 2 स्टॉक डेफिनेटली आपके रडार पे होने चाहिए। अभी सर बाजार को जो जिस तरीके से 2-3 महीने से कामकाज कर रहा है, क्या डिफेंसिव होने की आवश्यकता है? क्या एफएमसीजी, फार्मा जैसी कंपनियों को चुनने का वक्त आ गया है? जब भी हम देखते हैं थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलता है, थोड़ी सी बाजार में गिरावट देखने को मिलती है, तो इनको थोड़ा सुरक्षित माना जाता है। तो क्या ऐसी अप्रोच के साथ जाना चाहिए, या जैसे लोग पहले एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाने की सोच रहे थे उसी अप्रोच के साथ चलना चाहिए? अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? देखिए विपुल जी, बैलेंस बना के रखें, एग्रेसिवली अप्रोच होनी चाहिए क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में। अगर आप नीचे के लेवल्स पे अगर आप डिफेंसिव अप्रोच लेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा बनते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। 1200-1300 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में आ चुका है। 70 से 80% जो नेगेटिविटीज थी वो सभी को मार्केट में मालूम है। अल्टिल एंड अनलेस कोई नया नेगेटिव आ जाए मार्केट में, वो आप और मैं कोई नहीं बता पाएगा। अभी तक जो नेगेटिविटीज थे कि फेड के रेट हाइक्स होंगे, सेकंड जो बैंक क्राइसिस है उनमें क्या हो सकता है, सभी चीजों को मार्केट में ऑलरेडी प्राइसेस में है। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा आपको डिफेंसिव ज्यादा होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 70 से 75% आपको एग्रेसिव ही रहना है, 25% आप डेफिनेटली डिफेंसिव में रहे। डिफेंसिव में अब एफएमसीजी की जगह फार्मा को ही बेट करें, फार्मा और आईटी ये दोनों में ही आप अपना डिफेंसिव बेट लगा के रखें। पर 75% आपको एग्रेसिव ही रहना है। इंफ्रा, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन ऐसे सेक्टर में रहे, रियलिटी सेक्टर में रहे। मुझे लग रहा है ओवरऑल मिक्स रहेगा तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि करेक्शन आ चुका है। यहाँ से अगर डिफेंसिव बनेंगे तो मुझे लग रहा है अंडर परफॉर्म करेंगे। तो मिक्स रखें, 70% एग्रेसिव रहे, 30% डिफेंसिव। कोई डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? विपुल जी, ये जो भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड या फिर डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक्स रहे, काफी चीजें हम निवेश की सलाह देते भी रहते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, एसोसिएट्स और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर रह सकते हैं। जी चलिए सर, अब आज की इस चर्चा में आप जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। चलते चलते उन्हीं 4-5 शेयरों के नाम अगर आप जाते जाते बता दें हमारे दर्शकों को कि जो आपने रिकमेंड किए हैं, ताकि जो क्लोजिंग रिमार्क हो उसमें उन लोगों को याद रह जाए। डेफिनेटली विपुल जी, मैंने टाटा मोटर, डीबीआर, एक्साइड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किए हैं। शॉर्ट टर्म में 2 स्टॉक अगेन मैंने दिए, आईटीसी और मारुति। ये दोनों स्टॉक नेक्स्ट 15 से 20 दिन या 1 महीने का व्यू रखें तो वहां पे एक्यूमुलेट करें। और एक स्टॉक में डेफिनेटली ऐड करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट भी 72-7300 के आसपास है, वो भी एक बेहतर स्टॉक रहेगा। तो 5 से 6 स्टॉक रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 के जो भी 6 स्टॉक्स है फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म तीनों में भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को तो समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं, सोमवार को अवश्य उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और सोमवार को हमारे साथ खास मेहमान होने वाले हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी जुड़ेंगे। 9311211874 पर आप भी जो है अपने प्रश्न जो है हमें भेजते रहिए, और आपके शेयरों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे वो हम सोमवार को भी चर्चा करेंगे। तो दोपहर 2 बजे हमारे साथ श्रीकांत चौहान होंगे। और आपको बता दें कि सोमवार को काफ़ी खास दिन रहने वाला है, क्योंकि 2 से 2:30 श्रीकांत चौहान जी रहेंगे और 2:30 बजे के बाद तकनीकी विशेषज्ञ नितिलेश पावस्कर जी होंगे। तो हर फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरह का नज़रिया आपको आपके अपने शेयर पर मिलता रहेगा। तो सोमवार को जुड़ना आप दोपहर 2 बजे लाइव हमारे साथ मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अपनी जेब से जुड़ी तमाम समस्याओं के निदान के लिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
धन्यवाद।